हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ेंगे बीपीए 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 20 और आज डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। मैंने इससे पहले आपको पहला इंडियन काउंसिल एक्ट भी बताया है और वहां पर मैंने आपको द नीड फॉर पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन इसको डिस्कस किया था, बैकग्राउंड बताया था। तो अगर आपने पार्ट 19 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए पहले। एंड वहां पर मैंने ये पूरी जो चीजें अभी आपको दिख रही हैं वो समझा रखी है, तो मैं दोबारा सेम चीज रिपीट नहीं करूंगी और अपने सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट की तरफ आगे बढ़ती हूँ। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहाँ पर क्या किया गया देखो। तो यहाँ पर नंबर जो था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का उसको बढ़ा दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के ही अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे। तो देखो, पहले जानो ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो सरकारी कर्मचारी होते थे और नॉन ऑफिशियल वो जो सरकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग सरकारी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, उनकी जो नंबर था वो बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी जो सरकारी लोग थे ना वो नंबर्स में ज्यादा थे। पहले की तुलना में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिया गया था। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वही है जैसे आज के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है, सॉरी स्लिप हो गई थी टंग मेरी। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्रीज हुए। देखो, नॉमिनेशन होने लगा था कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, किसके अंदर? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता था? तो वाइसराय करता था। किसकी रिकमेंडेशन पे करता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी रिकमेंडेशन पे करता था। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट करेगा गवर्नर। किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स पे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आज के टाइम पे बजट बनाया जाता है पूरा कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, तो उस टाइम पे भी सरकार, ब्रिटिश सरकार बजट बनाती थी। लेकिन जो इंडियंस थे वहां पर उनको कोई भी राइट नहीं था कि आप वोट कर सकें बजट को लेके। क्वेश्चन भी ज्यादा रेज करने का नहीं देते थे वो चांस। छोटे मोटे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे उस टाइम क्या हालत थी, तो ज्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाते थे। अब जो एक्ट वो लेके आए वो काफी ज्यादा लिमिटेड था और इसने इनडायरेक्ट प्रोविजंस दिए इलेक्शन फिलिंग के लिए, किसके? नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए, चाहे फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो इलेक्शन नाम का शब्द है ना वो कहीं भी यूज नहीं किया गया था इस एक्ट के अंदर। ये बात आपको खास तौर पे याद रखनी है। दूसरी चीज, अब सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पर कि ये पॉलिसी ऑफ नॉमिनेशन को लेके आए थे, या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे थे। अब नॉमिनेशन कर रहे थे, ठीक है, तो इससे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव का, क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई ये अपने ही लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर क्या आ गया? गुस्सा आ गया, क्योंकि सरकार चलाने वाले वो हैं जो लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है, इंडियंस ही नहीं है, तो वो कैसे हमारी सरकार चलाएंगे? इस सारे रीजंस की वजह से काफी ज्यादा वायलेंट नेशनलिज्म की जो भावना है लोगों के अंदर आ गई। 1892 के काउंसिल के अंदर 24 लोग थे, जहां पर 5 तो इंडियन ही थे, सिर्फ और सिर्फ 5 इंडियन ही थे। तो ये कुछ मेन चीजें हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट मेरे को करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।